लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने नुकसान को लेकर के अलग अलग राज्यों में काफी मंथन किया है और अब पार्टी की यह बैठक होने वाली है। बीजेपी ने इसी महीने के अंत में अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक दरअसल बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री की होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। दिग्गजों की इस बैठक में पार्टी के फ्यूचर को लेकर के कई बड़े फैसले संभव हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान पर मंथन होगा। साथ ही अलग अलग राज्यों में सामने आए विफलताओं के कारणों की समीक्षा के आधार पर आकलन, कुछ बड़े निर्णय भी किया जा सकता है, पार्टी ले सकती है। इसके चलते पार्टी में अंदर खाने चुनौती जो है वो खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों और मोदी 3.0 के पहले बजट और पहले 100 दिनों की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। राज्यों में सरकार तथा संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर भी चर्चा संभव है और इसलिए इस मीटिंग को रखा गया है। महामंथन के लिए बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की अहम बैठक है और इसी महीने के अंत में ये बैठक रखी गई है। बीजेपी की बैठक में मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह और शाह समेत कई नेता सम्मिलित होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और शाह फ्यूचर प्लान तैयार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैठक में बीजेपी के सभी सीएम, डिप्टी सीएम भी सम्मिलित होंगे। बैठक में सरकार और संगठन में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। ये इसके पीछे जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन जो बीजेपी की तरफ से रहा, जो एनडीए का रहा है, उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान पर मंथन होगा। अलग अलग राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। बैठक में खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा होगी। समीक्षा के आधार पर आलाकमान बड़ा निर्णय ले सकता है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई की बात बीजेपी कर सकती है। तो ये मीटिंग बीजेपी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग दलों के साथ बीजेपी इस समय सरकार में बैठी हुई है और बहुत जरूरी है कि जो छोटे दल उनके साथ हैं, उनके साथ बीजेपी का आपसी तालमेल हो। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए और जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से भी ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन क्यों खराब हुआ, आगे आने वाले दिनों में तालमेल कैसे हो, कैसे बड़े फैसले बीजेपी ले सके, इसको लेकर के ये महामंथन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, राजनाथ सिंह होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश पूरे एनडीए में की जाएगी, ताकि फ्यूचर प्लान के साथ साथ फ्यूचर को सिक्योर बीजेपी कर सके। एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश है एनडीए के अंदर, यानी जो अलग अलग दल संगठित हैं उनके साथ एक सामंजस्य बैठाएगी बीजेपी, ताकि आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर बीजेपी का भी सिक्योर हो सके। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है। ऐसे में एक रणनीति के तहत बीजेपी चलना चाहती है और इसीलिए इस बैठक को रखा गया है, जिसमें तमाम बड़े नेता, बड़े दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे। जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। जो अलग अलग दल संगठित हैं एनडीए के साथ इस समय, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर होने वाली है। 3 पॉइंट्स बहुत अहम। बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, या कह सकते हैं एनडीए का जो कुल प्रदर्शन इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा है, वहां पर हार कहां कहां मिली, क्यों मिली, उसके पीछे की वजह क्या है, इसे तलाशना और आगे इसके ऊपर काम करना, ये सबसे बड़ी वजह। दूसरी चीज ये कि राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयार बीजेपी और साथ ही एनडीए कैसे रहे। तीसरी चीज ये कि आपसी तालमेल कैसे संगठित हो, कैसे बनी रहे, ताकि जो बड़े और अहम फैसले बीजेपी करना चाहती है सरकार में रहकर, 3.0 में रह करके, उसको लेकर के आपसी तालमेल बेहतर हो। पहले से ये कोशिश एनडीए की पूरी होने वाली है और इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी, ताकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर कितनी मजबूती होनी चाहिए और क्या कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे और अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, क्या कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस बैठक का जो मूल है वो क्या है, और बैठक के साथ ही जब बीजेपी इस प्लेटफॉर्म पर एनडीए के बाकी घटक दलों के साथ होगी तो जाहिर है आगे की रणनीति बनेगी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो परिणाम नजर आए हैं उसमें बदलाव कैसे हो, कोशिश यही रहने वाली है। तो क्या कुछ रणनीति बन सकती है इस बैठक को लेकर के, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या? चलिए आदित्य को दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसी महीने के अंत में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की अहम बैठक है। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह और शाह समेत कई नेता इसमें सम्मिलित होंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि एनडीए का हिस्सा है उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। फ्यूचर प्लानिंग, यानी फ्यूचर में एनडीए क्या रूप अख्तियार करे, ये कोशिश एनडीए की रहने वाली है, और इसलिए इस बड़ी बैठक को रखा जा रहा है। इस महीने के अंत तक इस मीटिंग को रखा जाएगा। इसके डेट अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन संभवतः इस महीने के अंत तक यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। चुनाव में पार्टी को जिस तरीके से नुकसान हुआ है उस पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव उसको लेकर के मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की अहम बैठक है, और इसलिए कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेगी संसद के अंदर, तो उसको लेकर के भी जो सांठगांठ है आपसी घटक दलों के साथ वो मजबूत होना चाहिए, ताकि वहां पर विफलता बीजेपी के हाथ ना लगे और कहीं रुकना ना पड़े बीजेपी को। ऐसे में ये जो बैठक है वो बेहद अहम हो जाता है, और चुनाव के बाद ये पहली अहम बैठक है जिसमें लगभग पूरा एनडीए सम्मिलित होने वाला है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री समेत, यानी बीजेपी के तो कोर लीडर्स होंगे ही, इनके साथ साथ जो इनके घटक दल हैं, जो एनडीए का हिस्सा है, जो बाकी दल है, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान पर चर्चा होने वाली है, और इसलिए इस मीटिंग को रखा गया। इस महीने के अंत तक बीजेपी इस मीटिंग को अरेंज करने वाली है, और इसके साथ ही जो उनके दल है, सहयोगी दल, उनका भी साथ होगा, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। आगे की रणनीति, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होने वाली है। बैठक में खराब प्रदर्शन क्यों हुआ, बीजेपी की तरफ से क्या हुआ, कहां बीजेपी चूक गए, इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम पॉइंटर्स पे जो है बातचीत यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर होगी। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव 5 साल बाद हो वो तो ठीक है, लेकिन जो राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव है बेहद अहम है। हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव जब इस साल के अंत तक होंगे तो फिर वहां पर बीजेपी मजबूती के साथ उतरे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद अनिवार्य है और ज़रूरी है। और इसलिए बीजेपी अपने नेताओं के साथ मिलकर के यहाँ पर चिंतन मंथन करने वाली है। एक फ्यूचर प्लान रेडी किया जाएगा, कहाँ चूके, कहाँ बदलाव जरूरी, इस पर चर्चा होगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बीजेपी शासित जो राज्य है उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग करने वाले हैं। अब जब ये मीटिंग होने वाली है अदिति, तो जाहिर है कैसे आगे रणनीति बने, फ्यूचर प्लान्स क्या हो, हम किस तरीके से चूके, बीजेपी जाहिर है ये सवाल वहां पर उस टेबल पे रखेगी। अब जब मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी तो आगे की रणनीति क्या बन सकती है, क्या संभावना है? देखिए, दरअसल 2012 का और उसके बाद का जो उनका कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म पर विश्वास रखते थे। और बतौर मुख्यमंत्री, चाहे बतौर प्रधानमंत्री भी 2024 का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने हर बार ये देखा, ये समझा और इसका प्रैक्टिस किया कि फीडबैक ज़मीन से सीधा आए। जब ज़मीन से सीधा फीडबैक आता है तो आपके काम करने के तरीक़ों में बहुत अलग तरीके का आप रिज़ल्ट दे पाते हैं, उसका आउटपुट है वो अलग हो पाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से फीडबैक मैकेनिज्म पर विश्वास करते थे, चाहे जब वो मुख्यमंत्री थे, चाहे जब वो प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, बात करते हैं 2024 के चुनाव के नतीजों की।
उत्तर प्रदेश अभी लगातार शिखा आप देख रही हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बैठकों का दौर है, फीडबैक मैकेनिज्म है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वो परसेप्शन गड़ा था, नरेंद्र मोदी का जो परसेप्शन गड़ा था, चाहे वो हिंदुत्व वाला हो, तमाम वही परसेप्शन कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में बदला है। इसीलिए बाकी सारे राज्य तो जरूरी हैं ही, उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे खुद को सेटल मान रही थी, इसलिए दक्षिण राज्य की तरफ रणनीति बढ़ा रही थी। ठीक वैसे ही अब एक बहुत महत्वपूर्ण, आपने भी कहा फ्यूचर प्लान, तो उस फ्यूचर प्लान के लिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी जो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये पहले का भी प्रचलन है, पहले भी जब कार्यकारिणी होती थी तो उस दिन शाम को मुख्यमंत्रियों की सभी बैठक होती थी। इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे इस पूरी बैठक में क्या होगा, सवाल है। तो पहला फीडबैक, हम फ्यूचर को सुधार तब पाएंगे जब हम हर राज्य में नतीजों को हाथ में लेकर बैठेंगे कि साहब महाराष्ट्र में ये क्या हुआ, शिंदे साहब आप बताइए। तो अलायंस के भी लोग होंगे, जैसा आपने कहा कि घटक दलों के भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। भाई झारखंड में अब क्या स्थिति पे हम कहाँ खड़े हैं, हालांकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वही हैं, लेकिन हर एक राज्य की समीक्षा की जाएगी कि कम से कम जिन राज्यों में हमारी सरकार थी वहां ऐसे नतीजे क्यों आए। तो आज जब ये बैठक होगी तो उस क्यों को ढूंढा जाएगा कि वाई, और इफ वाई तो फिर हाउ कैन वी फिक्स दिस अप, और उस हाउ में ये फीडबैक मैकेनिज्म भी शामिल होगा, तमाम तरीके की बातें होंगी। और उसके बाद वो जो पूरा फीडबैक आएगा उस पर पीएमओ, और क्योंकि इस बैठक में राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा आपने होंगे, ये अमित शाह बताया भी कि होंगे। हाउ तक तो तब पहुंचेंगे जब बीजेपी इस पर मंथन करेगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश को, इस समय हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी अभी कार्य समिति की बैठक रखी गई। हमने वहां पर देखा कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर, जो कभी बीजेपी में पहले इट वाज नेवर सीन बिफोर, वो वाली स्थिति उत्तर प्रदेश में इस बार नजर आई। उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, अब मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। अब विधानसभा चुनाव एक चीज, लोकसभा चुनाव एक चीज, कहीं ना कहीं बीजेपी में जो अब तक नहीं होता था, हम सब ने पहले भी, आपने और मैंने इसको डिस्कस किया है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था और बीजेपी इसको मेंटेन भी करती थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में जब ये कार्य समिति की बैठक हुई है तो जो रिजल्ट सामने आया, इट वाज डिफरेंट देन वी हैव सीन बिफोर। जो हमने पहले देखा उससे वो अलग नजर आया। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या बीजेपी अब ये मानकर चल रही है कि दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ एक माले की तरह पिरो करके चलना पड़ेगा, तभी जो सीटें लूज हुई है बीजेपी से उसकी वजह और उसके पीछे यही रीजन है? क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं? देखिए, चाहे मुख्यमंत्रियों का ये जो बैठक होनी है उसमें भी हाउ और वाई का जो हमने जिक्र किया, उसमें सभी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे वो बताएंगे कि संगठन सत्ता में, वहां पर भी ये बात होगी, भले ही वो बाहर आए या ना आए। देखिए, पहले ये बात कर लेते हैं कि वहां पर भी बताया जाएगा कि संगठन का ऐसा था, संगठन की तरफ से ये नहीं था, या संगठन की हमेशा जब भी सत्ता होती है वहां संगठन की शिकायत होती है कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता है। अब आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजों पर चर्चा होने के लिए कार्यकारिणी हुई, कार्य समिति की बैठक हुई। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य, जो अभी डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन बड़ा है, और इस बात पर आपत्ति हुई। अब अगर हुई या नहीं हुई, पर आपत्ति की तरह लिया गया। अब देखिए, सवाल क्या उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही मानते हैं कि संगठन मां होती है। सही तो बात यही है कि संगठन ही वो ताकत होती है। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि कई बार संगठन सत्ता की लड़ाई में हम सत्ता से बाहर हो जाते हैं और फिर संगठन का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जब सत्ता होगी तभी तो आपके ग्रीवेंसेस या आपकी इश्यूज सुने जाएंगे। जब सत्ता ही नहीं है तो संगठन क्या करेगा? तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन देखिए, संगठन मां है, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हमेशा से लंबे समय से कमजोर इसलिए रही क्योंकि उसका संगठन कमजोर था। अब ये बात अलग है कि केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं और उसके बाद ये फीडबैक हो रहा है। और हमेशा, अब आपने कहा कि आपस में खींचतान, शिकायत, आरोप प्रत्यारोप, अब इसको दो तरीके से देखिए। पहला, आरोप प्रत्यारोप लगते ही तब हैं जब कहीं ना कहीं कमजोर होती है पार्टी। आज अगर
अच्छे नतीजे आते तो क्या शिकायतें होती? नहीं होती। तो बात यह है कि जब आप कमजोर होते हो तभी आप सवाल उठाते हो। अब दूसरी बात यह है कि मुझे कई बार लगता है कि संगठन सत्ता और इस तरह की बैठकों के स्तर पे आरोप प्रत्यारोप जरूरी है। शिकाम अक्सर अपने घर पे भी अपने पिताजी से अपने घर में कई बातचीत रखते हैं। अब उसको क्या आप ये कहेंगे कि हम लड़ाई कर रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? कम्युनिकेशन एंड डायलॉग इज इम्पोर्टेंट, उसे ही शायद डेमोक्रेसी कही जाती है। हालांकि इसको ये समझा जाए कि अंदर तो खींचतान हो गई, संगठन सत्ता से खुश नहीं है, क्योंकि सही मायने में तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए अगर सूत्रों की बात माने तो उन्होंने जेपी नड्डा से सारी शिकायतें की हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हावी हुआ। ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के वोटर लिस्ट से उनके नाम नहीं थे। जब कार्यकर्ता ने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा तो सुना नहीं गए। कार्यकर्ताओं को रेलवे की टिकट कंफर्म नहीं होती, कार्यकर्ताओं का कोई सपोर्ट नहीं है, कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं दिया जाता। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक लंबी फहरिस्त शिकायतों की दी है। हालांकि जेपी नड्डा ने उनको कहा है कि अभी रुकिए, अभी आप काम कीजिए, क्योंकि अभी सबसे जरूरी है 10 उपचुनाव सीटों के। लेकिन सवाल यह है कि अब आप जब कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वो आप शिकायत के लिए करा रहे हैं या आप उसको दुरुस्त करने के लिए डायलॉग कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये शिकायत लग रही है, जैसा आपने कहा, क्योंकि वहां गुटबाजी अब तेज हो चुकी है, और वो भी तब जब आंकड़े कम आए हैं। और अब फ्रंट सीट पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फीडबैक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीच में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मिसिंग है, रियल फीडबैक मोदी जी तक नहीं जा रहा। यही वजह है कि वाराणसी में सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से नरेंद्र मोदी की जीत हुई, जो कि ये कहा जा रहा था कि 8 लाख का मार्जिन तो होगा ही होगा। तो अब प्रधानमंत्री खुद फीडबैक ले रहे हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश से की है, धीरे धीरे हर राज्यों में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ ने जो प्रभारियों के साथ बैठक करी है, खास तौर पे इन 10 जगह के जहां पर उपचुनाव होने हैं जी, तो वहां पर डिप्टी सीएम्स को नहीं बुलाया। खुद योगी आदित्यनाथ ने खुद उन प्रभारियों से बात करी है, फीडबैक ले रहे हैं, बता रहे हैं, तमाम चीजें हैं। इसकी वजह क्या है? ऊपर से ये मैसेज सबको जा चुका है कि ये उपचुनाव में आप अपने ग्रीवेंसेस छोड़िए, एकजुट होकर काम कीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए नतीजे। अगर इस चुनाव में जैसे भी नतीजे आएंगे उसके बाद तय होगा सत्ता और संगठन में कितना और कैसे बदलाव होगा। अच्छा, तो और सबसे बड़ी बात है, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटेंगे। जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए अदिति जी। जी, तो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने का समय आ गया है। जाहिर तौर पे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आ रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ दे दिया है कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य है, एक ब्रजेश पाठक है, यानी ब्राह्मण है और ओबीसी है। इन दोनों के रहने से कोई बहुत ज्यादा फीडबैक, मतलब बहुत ज्यादा नतीजों में उछाल नहीं देखने को मिला है। ऐसे में क्या डिप्टी सीएम होने भी चाहिए, क्योंकि डिप्टी सीएम को रखा जाता है क्यों? सोशल इंजीनियरिंग। तो ये तमाम तरीके की बातचीत के दौर चल रहे हैं। और अभी पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की 10 सीटें। जी, अच्छा आदित्य, तो आपने स्थिति को बड़े अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। अब जरा आप ये बताइए, आपकी समझ के हिसाब से ये जो मीटिंग होनी है वो सेल्फ रियलाइजेशन है या फ्यूचर प्लान है? दोनों में से आपको क्या लगता है? देखिए, कोर्स करेक्शन की तो जरूरत थी पार्टी में, और हर थोड़े थोड़े समय में होती है कोर्स करेक्शन की जरूरत। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी खुद को रिव्यू करती है, अपने नतीजों के लिहाज से अपनी गलतियां देखती है, जो ज़रूरी है, जो करनी भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो समीक्षाओं का दौर हमेशा रहता है, वो खुद को अपने आप हमेशा बेहतर बनाती है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन भी है। और आप सेल्फ रियलाइजेशन और समीक्षा इसीलिए करते हैं कि आप गलतियों को समझ लें, आप सबको आगाह कर दें, आप एक बार फिर कोर्स करेक्शन करके नया कोर्स तैयार करें कि अब आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जो 2014 में हुआ वो 2024 में होगा, ये जरूरी नहीं है, और ये नतीजों में दिख गया है। आपको अपने तौर तरीकों में बदलाव करना होगा, और आपको सोशल इंजीनियरिंग को और बेहतर समझना होगा, संगठन के वर्कर को समझना होगा, क्योंकि वो घर बैठ जाता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो भी समझनी होगी। ये भी समझना होगा कि सरकार अपने ढंग से ही काम करेगी, क्योंकि बॉटम लाइन तो यही है कि योगी आदित्यनाथ पे भले ही संगठन के लोग शायद सवाल उठा रहे हों और तमाम तरीके की बातें हों, लेकिन अखिलेश यादव का सामना तो केवल योगी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सेल्फ रियलाइजेशन के बाद
आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग और आने वाले फ्यूचर में नई स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन, यही पूरा तरीका है जो अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से शुरू करके आगे अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में जी। जो घटक दल है उन पर इसका क्या असर पड़ेगा दीदी, क्योंकि अब बीजेपी एक स्ट्रेंथन पोजीशन में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी अब कम से कम थोड़े वक्त के बाद रियलाइजेशन के दौर में है, क्योंकि हमने आरएसएस के साथ यानी संघ के साथ जो दूरी की बात सामने आई उसके बाद कई लोगों ने यह भी कहा कि संघ के साथ क्या वाकई बीजेपी की दूरी हो गई और इसलिए संघ ने कोर स्तर पर काम नहीं किया। अब चाहे चुनाव विधानसभा का हो चाहे हो लोकसभा का, बीजेपी संघ से अलग नहीं थी और ना होने वाली है ना आगे रहेगी, लेकिन क्या संघ भी जोड़ करके बीजेपी के साथ इसी तरीके से काम करने वाला है ताकि बैक टू पोजीशन जो बीजेपी की स्थिति थी वो वापस हो सके? देखिए, कोई भी दो व्यक्ति उनकी विचारधाराएं अलग हैं, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। यहाँ तो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है और वो सांस्कृतिक संगठन है, दोनों एक दूसरे को विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन दो संगठनों के विचार जरूरी नहीं है कि मतलब सेम ही हो और हमेशा चलते रहे। तो उसी तरह का डिफरेंसेस हैं जो समय समय पर आरएसएस को पता है बीजेपी की ज़रूरत, बीजेपी को पता है आरएसएस की ज़रूरत, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 2 बार में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजों के बाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण गुप्त बैठकें हुई हैं और वहाँ पर सब कुछ सॉर्ट कर लिया गया है। थोड़ा बहुत जाहिर तौर पे दूरियां आती हैं, जैसे कहते हैं गांठ लगती है तो लगी जाती है जब धागा टूटता है, लेकिन मुझे लगता है जो उद्देश्य है आरएसएस का और बीजेपी का, जाहिर तौर पे वो उसको आगे लेकर चलेंगे। दूसरी बात आपने कही कि सेल्फ रियलाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी कह लें या आला कमान कह लें, नरेंद्र मोदी कह लें, वो एक मोर्चे पर ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। एक तरफ तो तीसरी बार की सरकार आई है, 125 दिन का उनको वो मैसेज देना है कि 125 दिन में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर भी पीएमओ अलग स्तर पे काम कर रहा है, क्योंकि उनको 125 दिन की वो बताना है एजेंडे क्या हैं। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश और जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर एक अलग स्तर पर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, फिर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में होना है, हरियाणा में होना है, उसको लेकर अलग स्तर पे काम कर रही है। फिर जो नरेंद्र मोदी का एक हमेशा से इमेज रही है डंके की चोट पे काम करना और बड़े फैसले लेना और 56 इंच की छाती वाला या घर में घुसकर मारते हैं, कहीं ना कहीं उस 1 महीने में अभी उस इमेज में कमी आई है, तो उसको रीस्टैब्लिश करना, इसलिए हो सकता है कि जल्दी कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसको लेकर तो बहुत सारे मोर्चों पर बीजेपी अभी लड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो प्राइम फोकस है वो संगठन को दुरुस्त करना, और जहां तक आपने घटक दलों के लिए कहा, जाहिर तौर पे महाराष्ट्र में उन पर एक प्रेशर है कि आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो घटक दलों पे प्रेशर है और वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी कि हमारा सहयोग है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट देना होगा, ये प्रेशर तो आप पे रहने वाला है।